मॉर्निंग बच्चों, आज हम 9th क्लास का अगला पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपको मैंने क्या बताया था? पिछले पार्ट में मैंने बच्चों आपको बताया था कि पहले लेक्चर में तो मैंने आपको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। जो कितने लॉज थे? 2 लॉ थे। पहला कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दूसरा कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। एंड उसके बाद में बच्चों मैंने डाल्टन थ्योरी बताई थी। और एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि ये काम है वो फेयर नोटबुक में करना है तो किस प्रकार करना है। तो आप जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ भाई, अब आप देखोगे शायद मैंने कल उसको बताया भी था 31-32 पेज नंबर पर। 32 पेज के ऊपर पहला पेज है, उसकी हाफ लाइन की इस साइड है, यहाँ पर डाल्टन थ्योरी दी हुई है। उसके 5-6 पॉइंट बच्चे ऐसे कैसे लिख लो। और लॉ ऑफ मतलब जो कॉम्बिनेशन के लॉ है वो पूरा पेज नहीं लिखना, बल्कि वहां के बीच में दिया हुआ है कि दिस लॉ स्टेट दैट। यहां से जो स्टेटमेंट शुरू होती है ना, वहां से लिखना। वो 2-3-4 लाइनों का वो किताब के एनसीईआरटी की बुक के अनुसार होगा, तो आपको वो लिखना है। आप इसे फेयर नोटबुक में नोट करो और बार बार पढ़ो इस चीज को। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछो। आज का टॉपिक बच्चों है एटम्स। एटम्स के बारे में पढ़ना है। एटम्स के बारे में डाल्टन थ्योरी थी ना बच्चों, उसमें एटम्स के बारे में ही बताया था कि एटम्स होते हैं वो टीनी पार्टिकल होते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था डाल्टन थ्योरी का? कि एटम्स होते हैं ना वो टीनी पार्टिकल होते हैं। टीनी पार्टिकल का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। अब हम बात करते हैं एटम को समझने की कोशिश करते हैं कि एटम क्या होता है, किस प्रकार एग्जिस्ट करता है और एटम का मास कितना होता है। तो अब देखते हैं एटम्स पे फोकस करते हैं हम। एटम, इस एटम को समझने के लिए बच्चों आपको एक जरिया और बताता हूं। वैसे तो मैंने शायद आपको एटम समझा दिया था, तो मैं अब दोबारा कोशिश करता हूं। या फिर अगर आपको एटम समझना है तो मैंने 11वीं क्लास का 11th क्लास का लेक्चर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट का डाला हुआ है, उसमें आप समझ सकते हो जाके। उसमें भी यही एटम के बारे में पूछा है। अब बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या होता है? एटम में बच्चों कोई भी सब्सटेंस, या सब्सटेंस से अच्छा बोलूं मैं मैटर, कोई भी मैटर की छोटी सी छोटी यूनिट। अब कितनी छोटी यूनिट? छोड़ो, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। कल भी बताया था आपको कि अपनी जो दीवार होती है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है। एक बड़ी सारी दीवार बन जाती है कि नहीं बन जाती? बन जाती है ना। तो वो ईंट उस दीवार के लिए एटम का काम कर रही है। समझने के लिए बता रहा हूं। परंतु वो ईंट भी मिट्टी से बनी होती है, और मिट्टी, एक मिट्टी का कण, उस मिट्टी के कण को हम और छोटे भागों में तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते? कहने का मतलब बच्चों एटम क्या होता है? एटम वो छोटी सी छोटी यूनिट जिससे मिलकर पदार्थ बनता है या मैटर बनता है। और एटम में को हम और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम में अगर हमारे पास, अगर एटम की साइज बच्चों हमारे पास 10⁹ मीटर है, कल मैंने आपको बताया था, इसे हम और छोटे भाग में डिवाइड नहीं कर सकते या इसे छोटे भाग में तोड़ नहीं सकते। और एक बात और एटम के बारे में इंटरेस्टिंग क्या थी? एटम के बारे में बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एटम को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। एटम की डेफिनेशन की बात करें तो आप अपनी बुक से देखना और करना। मैं डेफिनेशन यहाँ लिखवाता हूँ, फिर कई बार डेफिनेशन मैं पूरी नहीं लिखवा पाता हूँ, आपको समझा देता हूँ मैं। और यहाँ पे बोर्ड से मैं ऐसे सोचता हूँ कि कम समय में ज्यादा चीजें कवर करें। क्यों? इस टाइम कितना मिलता है हमें? 20 मिनट का टाइम मिलता है। अगर 20 मिनट का टाइम मिलता है तो हमारा काम कम होगा। तो मैं सोचता हूँ आपको मैंने समझा दिया एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट
या फिर टीनी पार्टिकल होता है, दीज आर दोज कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर, जिन्हें हम और तोड़ नहीं सकते। एंड दीज एटम्स, आई थिंक वी आर नॉट एबल टू सी एटम्स विद आईज। समझ गए एटम्स की डेफिनेशन? एटम्स आर वेरी स्मॉल particle which cannot further divided into more small parts. We are not able to see atoms with eyes. The size of atom, approximate in range of 10⁻⁹ मीटर या फिर 10⁻⁻10 मीटर, ये इसका साइज होता है। बच्चों आप इसको देख लो और मैं भी चेक कर लेता हूं कि साफ दिखाई दे रही कि नहीं दे रही। एटम की डेफिनेशन क्या होती है? एटम आप देखो, डेफिनेशन तो बच्चों यही होती है। किताब में वर्डिंग की हेरफेर हो सकती है, किताब में वर्डिंग की हेरफेर हो सकती है। तो अब आप देखोगे कि एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल, भी एटम बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर स्मॉल पार्ट्स। क्या वो और छोटे भागों में हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू सी, हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। और उसका साइज अप्रोक्सीमेट बच्चों क्या होता है? 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻9 मीटर तक। मतलब कितने छोटे हो गए भाई? 10⁻⁻10 का मतलब समझाऊंगा आपको मैं, 1/, ये इसके बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। भाई 1 के नीचे इतनी जीरो लगाई, मतलब कितनी छोटी वैल्यू हुई, समझ रहे हो आप? तो अब आगे देखते हैं हम। तो अब क्या करते हैं? सिंबल्स बात करते हैं। भाई हमें पता है नेचर में सल्फर प्रेजेंट है, फॉस्फोरस प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो उन्हें किस प्रकार डिनोट करते हैं? उनका डिनोशन का कोई ना कोई तो साइन होगा। किस प्रकार पहले डिनोट करते थे, मतलब ओल्ड दिन, पुराने दिनों में। अब मॉडर्न टाइम में कैसे डिनोट करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। डिनोशन या डिनोटेशन ऑफ एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो ओल्ड टाइम में सबसे पहले डोल्टन ने डिनोटेशन दी थी। तो उस टाइम बच्चों जब डोल्टन ने डिनोटेशन दी थी, या मतलब डिनोटेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? नोट किया था उनको। मतलब अब एलिमेंट को, अब ऑन पेपर सल्फर हमने क्या बोला था डोल्टन थ्योरी में कि स्फेरिकल इन शेप होता है। क्या बोला था? स्फेरिकल इन शेप होता है, बोला था कि नहीं बोला था? परंतु अब सारे ही स्फेरिकल इन शेप होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको बोर्ड के ऊपर या नोटबुक के ऊपर आपको यह बताना पड़ जाए कि आप सल्फर एटम के बारे में बताओ, तो आप भाई कुछ ना कुछ इसमें यूनिक करोगे ना,
अब सफेयर बना दिया। सफेयर का मतलब क्या हो गया, ये नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो डोल्टन ने डिनोटेशन दिया, मतलब नोट करके बताया भी कुछ यूनिक मतलब अलग पहचान दी इन्हें। अलग पहचान का मतलब क्या है कि ताकि इन्हें हम बोर्ड पर डिनोट कर सकें कि बोर्ड पर किस प्रकार इसे लिखे। तो मतलब जो साइंटिस्ट हो गए, जो स्टूडेंट्स को समझा सके, टीचर्स को पता लग सके कि ये क्या है, जो बच्चों को आगे बता सके। ये बात समझ रहे हो आप? तो बच्चों इसमें जब डोल्टन ने ये नोटेशन दी थी तो उस टाइम मतलब बहुत ही कम नंबर में एलिमेंट की खोज हुई थी। जब आप अपनी पीरियोडिक टेबल उठा के देखोगे ना तो आप 118 एलिमेंट मिलेंगे आपको, परंतु उस टाइम कोई 9, 10, 15, 20, 25 इतनों की डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी मतलब खोज हुई थी, ठीक है। तो डोल्टन ने मतलब अगर एक स्फीयर बना दिया, बोर्ड के हिसाब से सर्कल है, इसके ऊपर प्लस का निशान लगा दिया बच्चों, तो इसको उसने सल्फर बोला था। क्या बोला था इसने? उसको सल्फर बोला था। और अगर आपने ऐसा निशान बना दिया, जो आज के टाइम में कौन सी गाड़ी का निशान होता है, गाड़ी का लोगो होता है, बताना मेरे को। ये फास्फोरस था। इसको क्या माना था उसने? फास्फोरस माना था। अब बात करें बच्चों गोल्ड की, तो उसने ये आपकी नोट एनसीईआरटी में दी हुई है। गोल्ड को यहां पर निशान लगाकर, अगर उसे पेपर पर गोल्ड दिखाना था तो ऐसे निशान लगाकर गोल्ड बना दिया। तो इससे भी मानते हैं, चलो डिफरेंशिएट कर दिया हमने भाई। सल्फर अलग, इसे अगर बोर्ड पे लिखना तो ऐसा लिख दिया तो सल्फर हो गया ये, अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो वो फास्फोरस हो गया, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या हो गया? गोल्ड हो गया। अगर लेड की बात करूं तो लेड के बीच में एल लिख दिया, कॉपर की बात करूं बच्चों तो उसके बीच में सी लिख दिया। तो ये अलग अलग टाइप के हो गए। कुछ तो नाम के हिसाब से, जैसे कॉपर का सी आता है उसके हिसाब से सी, चलो मान लेते हैं भी सी के हिसाब से याद रख लेंगे, लेड के हिसाब से एल याद रख लेंगे, परंतु ऐसे जो है वो याद रखने में डिफिकल्ट होते हैं बच्चों, डिफिकल्ट होते हैं। तो ये डोल्टन का मतलब नोटेशन था। तो उसके बाद में मॉडर्न ने नोटेशन की बात हुई, जो आईयूपैक, जो एक एजेंसी है जो अपनी केमिस्ट्री पे काम करती है, नेमिंग वगैरह वगैरह, उसने वो बोली भी थोड़े दिन बाद में एलिमेंट लगभग सारे डिस्कवर हो गए। तो उसने बोला जो एलिमेंट का नाम है, जो एलिमेंट का नाम है, जैसे कार्बन की बात करूं मैं, कार्बन की बात करूं, जो एलिमेंट का नाम है उसी में से एक आधा अक्षर लेके या लेटर लेकर क्या करेंगे, उसका नाम डिसाइड कर देंगे। एक या दो अक्षर लेने हैं, लेटर लेने हैं। मतलब कार्बन को बच्चों हम सी से डिनोट कर देते हैं, सी, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं, ये मॉडर्न की बात कर रहा हूं बच्चों, जो अभी चल रहा है नियम, ऑक्सीजन का पहला ओ ले लो, ठीक है। सोडियम की बात कर दूं, इसके लिए बच्चों एन ए, जो हमें नोटेशन देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो एन पहला बड़ा लिया जाता है और दूसरा लेटर होता है उसे स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। ये बात समझे आप? इससे आगे और भी ले सकते हो आप, नाइट्रोजन ले सकते हो बच्चों। नाइट्रोजन को केवल एन से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। फ्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन को एफ से, क्लोरीन को CH से, ब्रोमीन को Br से। अब देखो मैंने बोला ना, कोई भी दो अक्षर ले ले या उनके लेटर ले लो। फ्लोरीन में F लिया, क्लोरीन में C और L लिया ना, तो इसका मतलब दो लेटर ले लिए हमने, तो उसे फालतू नहीं लेने बच्चों। ब्रोमीन में दो ले लिए, तो आप को एल्यूमिनियम देख लो, एल्यूमिनियम को A और L लेते हैं, कोबाल्ट को C और O लेते हैं। मतलब जो क्या होता है, उस एलिमेंट का नाम होता है, उसी में से कोई दो
लेटर उठा लो और उससे नाम लिख देते हैं हम, ठीक है। ये चीज मॉडर्न नेमिंग एंड ओल्ड नेमिंग के बारे में आप सीख लिया होगा। लेट अस चेक वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही बच्चों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एटम्स के बारे में बात कर लिया, तो अब एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। एटम का कोई ना कोई तो वेट होगा, एटम का कोई ना कोई तो वेट होगा, तो उसके बारे में अब बात करते हैं अपन। एटॉमिक मास की बात करूं बच्चों, तो ये जो एटम का एटॉमिक मास होता है वो किसी के रिलेशन में निकाला जाता है। जस्ट मिनट वेट, रिलेटिव एटी को एटॉमिक मास समझना आप, मास ऑफ वन एटम अपॉन 1 AMU। अब आपको बताता हूं मैं जो रिलेटिव एटॉमिक मास, भाई एक बात बताओ आपको, एक बात बताता हूं आपको मैं। आपके पहली बात तो आपको बताता हूं, आपकी बुक में एक वाटरमेलन का एग्जांपल दिया हुआ है, वो पढ़ लेना, ठीक है। इस मार्कर की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। इस मार्कर का वेट है वो कितना है, 10 ग्राम मान लेता हूं मैं, और उस 10 ग्राम को मैं 1 यूनिट बोल देता हूं, बोल सकता हूं मैं मान रहे हम उस 10 ग्राम को मैंने 1 यूनिट बोल दिया। अगर कोई भी दूसरी चीज उठाकर लाऊं वो 20 ग्राम की होगी, तो वो मार्कर के हिसाब से उसका वेट कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ कि नहीं। क्यों, मार्कर को तो मैंने 1 यूनिट वेट बोल रखा है, और उसका एक्चुअल वेट कितना है, 10 ग्राम है। तो 20 ग्राम वाली चीज का वेट इस मार्कर के हिसाब से मैं डिफाइन करूंगा, तो वो दुगना बोल दूंगा कि नहीं बोल दूंगा। अगर ये 10 ग्राम है, अगर 20 ग्राम की कोई चीज और उठा के ले आता हूं मैं, तो वो इससे दुगनी है, तो 20 ग्राम बोलना जरूरी थोड़ी ना बच्चों। मैं बोल दूं इसका 2 टाइम है, या फिर अगर इसका 1 यूनिट मानता हूं तो उसका मैं 2 यूनिट है बोल सकता हूं। समझ रहे हो आप इस बात को। तो उसी प्रकार मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम का विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU, उस चीज को बोलते हैं हम रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बात करते हैं अपन ये AMU क्या होता है। पहली बात इसकी फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट भी बोल देते हैं इसको, और एटॉमिक मास यूनिफाइड भी बोल देते हैं इसको। अब बात करते हैं 1 AMU क्या चीज है। इट्स यूनिट ऑफ मास, ये यूनिट ऑफ मास है, ठीक है। मास की एक छोटी, बहुत छोटी इकाई है ये। तो अब बात करते हैं 1 AMU की, 1 AMU, जो बच्चों कार्बन, अपना कार्बन एलिमेंट तत्व तो होता है ना, कार्बन के बारे में पढ़ा होगा आपने। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। 1 AMU होता है ना, जितना कार्बन के एक एटम का मास होता है, जितना कार्बन के एक एटम का मास होता है बच्चों, उसे 12 से डिवाइड कर दो, उस चीज को हम 1 AMU बोलते हैं। दोबारा देखो, 1 AMU 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो कार्बन एटम जिसका एटॉमिक वेट 12 है, उसको हम अगर 12 से डिवाइड कर देते हैं, जितना भी मास आए उस मास को हम 1 AMU बोलते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में हम दूसरे एलिमेंट होते हैं उनका मास बताते हैं। जैसे मैं बताता हूं, कार्बन 12 1 AMU है,
तो उसका वेट भी बता देता हूं बच्चों, कितना आता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अब सल्फर का हम बोलते हैं ना, सल्फर छोड़ो, आप ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का वेट बच्चों कितना होता है 16 AMU। मतलब जब हम कार्बन 12 का वेट का 1/12 करते हैं तो 1 AMU आता है ना, तो ऑक्सीजन होता है ना इससे 16 गुना ज्यादा भारी होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने ऑक्सीजन का वेट निकाला ना, तो दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। देख लो बच्चों, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, सुझाव देते रहो ताकि मैं जितनी भी मेरी गलतियां हैं वो दूर करता रहूं। एक बात बता देता हूं आपको, मेरे से गलती हो सकती है बच्चों, क्योंकि मैं अभी इस फील्ड में आया हूं। अगर आप मेरे को मेरी गलतियां बताओगे ना तभी मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।